संस्कृत सरोवर में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ संधि कार्य। ये कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए उपयोगी है। ये हिंदी और संस्कृत भाषा दोनों को समझने वालों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में भी संधि आती है और संस्कृत में भी, और दोनों में ही सामान्य है, एक जैसी है। मतलब ऐसा नहीं है कि संस्कृत में कुछ अलग से आती है और हिंदी में कुछ अलग। जब एक बार संधि समझ में आ गई तो दोनों को मतलब भाषाओं में आप काम कर सकते हो, इसलिए सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, संधि क्या है। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात संधि एक प्रकार का मेल होती है। और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत ये जो मेल होता है वर्णों का आता है। हम ये कहेंगे दो वर्णों का मिलने पर जो परिवर्तन या विकार हो रहा है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे परिभाषा दे रखे, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। कैसे, एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहूँगी। हिम जमा आलय। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, दो शब्द, इनको हम पद कहेंगे। इससे कहते हैं हम पूर्व पद। जैसे हिम क्या शब्द है, पूर्व पद है, और आलय क्या है, उत्तर पद है। अब जब हम संधि कर रहे होते हैं तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण को, किसको, अंतिम वर्ण को, अंतिम ये वर्ण हो गया इसका, और उत्तर पद के पूर्व वर्ण को, ये उत्तर पद है, और इसका क्या, कौन सा वर्ण, पूर्व वर्ण। इसको हम देखते हैं। तो पूर्व वर्ण, ये दो चीज़ हमें विशेष रूप से ध्यान रखने। और जब संधि करते हैं तो इस तरह ये संधि हुई। जैसे सुर इंद्र में सुर का रे का ए और इंद्र का ई और ए मिलके ए हो गया। ऐसे ही तथा जमा ए में तथा का आ, एव का ए मिलके आई हो गया। तो इस तरह जो हम संधियाँ करेंगे तो इस तरह देखा जाता है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का पूर्व वर्ण। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, संधि और संयोग में अंतर क्या है। संधि में जब दो वर्ण मिल रहे हैं तो कोई परिवर्तन हो रहा है, और संयोग में क्या हो रहा है, व्यंजन और या स्वर या व्यंजन में आपस में जुड़ जाते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है। क्या, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे हम जैसे वर्षा काल, ये दो पद हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इनको मिलाकर लिख दिया वर्षा काल। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई विकार नहीं हो रहा है, ये केवल संयोग मात्र मिला के रख दिया। तो इस तरह ये क्या है, संयोग है। अब हम समझते हैं संधि कहाँ कहाँ आती है, संधि कहाँ पर होती है और कहाँ नहीं होती, ये भी जानना जरूरी है। संहितई कपदई नित्या नित्या धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्ये तु सा विविक्षाम अपेक्षते। संधि एक पद में होती है, एक उपसर्ग में होती है, धातु के मध्य होती है, और समास में अनिवार्य होती है। नित्य यहाँ पे, नित्य समास है, समास है मतलब समास में, नित्य माने अनिवार्य होती है। और वाक्य तु सा विविक्षा, विविक्षा का मतलब इच्छा पर निर्भर करता है कि वक्ता जो बोलने वाला है वाक्य को वो बोले या उसमें संधि का प्रयोग करके बोले या ना बोले। तो इस तरह जैसे एक पद में भो जमाति भवती बना, उपसर्ग और धातु के कैसे, जैसे आ उपसर्ग है, गच्छत है तो आगच्छत बना। तो ये तो नित्य समस्त पद में, जैसे समास है पीत जमा अंबरम, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तभी तो पीतांबर बनेगा। तो समास में भी संधि का प्रयोग होता है। अब कहाँ वैकल्पिक संधि का है, वाक्य में। जैसे मोहन विद्यालय आगच्छति, जो बोलने वाला वो इसको वाक्य को इस तरह भी बोल सकता है, और वो इस तरह भी बोल सकते हो मोहनो विद्यालय आगच्छति। दोनों ही वाक्य सही है। ये वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संधि का प्रयोग करे कि ना करे। अब हम देखते हैं संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्वर संधि के साथ साथ एक अच वर्ण दे रखा है, और व्यंजन संधि के साथ हल शब्द दे रखा है, तथा और ये यहाँ विसर्ग संधि, ये तो है ही। अब अच क्या है, हल क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमें इनको जानना जरूरी है। जब हम संस्कृत ये स्वर संधि पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारे सूत्र होंगे, और उन सूत्रों से हम संधियों को जल्दी याद कर सकते हैं। अपने भगवान शिव को तो जानते ही हो, शिव का दूसरा नाम महेश भी है। ऐसा माना जाता है जो संस्कृत वैयाकरण थे, यानी महर्षि पाणिनि, उन्होंने शिव जी की प्रार्थना करी शिव जी से, और उन्होंने जब शिव जी खुश हो गए उनकी तपस्या से, तो उन्होंने डमरू बजाया, और डमरू से 14 सूत्र निकले। कितने सूत्र निकले, 14 सूत्र निकले। भगवान शिव का दूसरा नाम महेश्वर है, इसलिए इन सूत्रों को महेश्वर
महेश्वराणी सूत्र कहते हैं। क्या? महेश्वराणी सूत्र भी कहते हैं। ये 14 सूत्र निकले थे, जिसमें से मैं एक बार आपको बोल के बताऊंगी, लिख के 4-5 ही बताऊंगी जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो पहला सूत्र था हमारा जैसे ए ई उ ण। दूसरा सूत्र था हमारा री री क। तीसरा सूत्र था हमारा ए ओ ग। चौथा सूत्र था ऐ औ च। और बाकी मैं बोल के बता देती हूँ, कितना स्पेस नहीं कि मैं सबको लिख सकूँ। तो जैसे ऐ औ च, फिर ह या बारट ल ण य मण नम झ भ य घड़ दस जब गड़ दश ख फ छ ठ त च ट त ब क प य स सर हल। इस तरह ये 14 सूत्र निकले थे। अब इन सूत्रों का क्या काम है वो समझ लीजिए एक बार, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ जो ये हैं, जैसे ये सूत्र मैंने 4 लिखे हैं, इनके हर सूत्र के अंत में हलंत का प्रयोग हो रहा है। ये जो तिरछी लाइन लगाई है ये क्या है? हलंत कहते हैं इसको। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इन सूत्रों को प्रयोग नहीं करते। अब जैसे अंग्रेजी में आप एक चीज समझिए, A to Z लिखा आता है, इसका मतलब क्या है? ए से लेकर जेड तक। क्या? ए से लेकर जेड तक। ऐसे ही संस्कृत में अक आया कहीं। क्या आया? अक। अक का मतलब हुआ ए से लेकर कै तक के वर्ण। ए से लेकर कै तक के वर्ण क्या है? ए ई उ अण को छोड़ देंगे क्योंकि हलंत युक्त है। फिर री री, फिर कै तो है ही, कै को नहीं लेंगे। तो इस तरह अक में क्या आया? ए ई उ री री। ऐसे ही हमने कहा अच। अच में क्या आएगा? ए से लेकर च तक के वर्ण। तो ए से लेकर च के ए में देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी, ए से लेकर ए, इसमें क्या आएगा? अच में अ ई उ री री ए ओ आई औ। मैंने आपको यहाँ पे ये पिंक कलर का प्रयोग किया है जिससे आपको अच प्रत्याहार समझ में आ सके। तो इस तरह ये अच प्रत्याहार के वर्ण हो गए। अच का मतलब क्या हो गया? स्वर। अब देखिए सारे स्वर आ गए। ए का मतलब होता है ए अपने बड़े रूप का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी आ का। ऐसे ई बड़ी ई का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, उ बड़े उ का भी। ऐसे री री ए और आई औ ओ औ, ये तो पूरे दे ही रखे। तो बाकी जो स्वर हैं, जो ह्रस्व स्वर हैं, वो अपने दीर्घ रूप का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस तरह अच हुआ, ऐसे ही हल होता है। और भी ऐसे ही प्रत्याहार हैं जिनको आप समझ सकते हैं। और यहाँ मैंने इसलिए समझाने का प्रयास किया है थोड़ा सा, कि जिससे आप संधियों को समझ सकते हैं, ये सूत्रों का प्रयोग कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब हम आते हैं स्वर संधि, जिसे हम अच संधि कहा। अभी हमने अच को पढ़ा ही था। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब हिंदी में स्वर क्या होते हैं? ए आ ई उ री 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 ए ऐ ओ औ, ये स्वर हैं। यही संस्कृत में है। तो जब दो स्वर आपस में मिल रहे हैं और उनके मिलने पर जो परिवर्तन विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे प्रति एकम का प्रत्येकम बना, सदा जमा एक का सदैव बना, देव जमा ईश का देवेश बना। अब इसके जो भेद हैं वो 6 भेद मुख्य रूप से हैं। दीर्घ, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप संधि। यहाँ इस तरह इसके 7 भेद हो गए। अब हम इन संधियों को समझेंगे। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ये क्या कहता है? इसको सूत्र को समझ लें तो समझ में आ जाएगा। अकह सवर्णे दीर्घ। क्या? अकह सवर्णे दीर्घ। अक का मतलब जैसे कि मैंने बताया था आपको, ए ई उ री री, ये अक में आता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, ये लिखा हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये अक वर्ण में आ गए। ये क्या कर रहा है? इसका समान वर्ण आने पर, मतलब पूर्व पद के अंत में ये आ रहे हैं और उस उत्तर पद में इसी का समान वर्ण या उसका दीर्घ रूप आ रहा था, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। कैसे? इसको एक बार और समझ लेते हैं। जैसे इधर पूर्व पद के अंत में क्या है? ए, और उत्तर पद के पूर्व में क्या है? ए, तो क्या हो जाएगा? आ। इधर आ है, इधर ए है, तो भी आ होगा। यदि दोनों तरफ आ है तो भी क्या होगा?
आ होगा। इधर ए है और लेकिन इधर क्या है आ, तो भी आ होगा। यानी किसी भी रूप में अकह सवर्ण है, मतलब इधर समान वर्ण। समान वर्ण का मतलब है ए आई या आ, मतलब उसका दीर्घ और लघु रूप हो सकता है, लेकिन ए के बाद आ या ए ही आना चाहिए, ई ऊ नहीं आना चाहिए। समान वर्ण का मतलब समझ गए होंगे आप, ये होना चाहिए, तब उसको दीर्घ रूप हो जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण ऐसे ही ई का होगा, ऊ का करेंगे हम, री का करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ए का करके दिखाया आपको, ऐसे हम औरों का कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं हम धर्म जमा अर्थ है, अब मैं सबके एक एक उदाहरण करके दिखाऊंगी। यहाँ पे धर्म जमा अर्थ है, धर्म में ए है और अर्थ का अ, दोनों मिलके क्या हो गया, धर्मार्थ, आ हो गया। फिर हम देख रहे हैं वेद। अब हम ये देख रहे हैं धर्म जमा अर्थ है, धर्म क्या है पूर्व पद है और अर्थ क्या है उत्तर पद। तो म का अ, अर्थ का अ, दोनों मिलके क्या हो गया, आ। तो ये हो गया धर्मार्थ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को आ हो रहा है। जैसे वेद में ए, अंत का ए, दोनों को मिलके क्या हो गया, आ। ये सूत्र काम कर रहा है हमारा। जैसे क जमा अपी, क्वापी बना। अब यहाँ पे हम देखिए सिंह जमा आसने है, है में ए और आसने में आ, तो सिंहासने। ऐसे हिम जमा आल्य, हिमालय। च जमा आनंद, चानन। ऐसे ही यहाँ पे और देख सकते हैं देव जमा आल्य, देवालय। पदम जमा आसने, पद्मासने। अब हम आ और ए का उदाहरण देखते हैं। विद्या जमा अर्थी, इधर आ है, अब इधर ए हो गया, तो विद्यार्थी। दोनों ही स्थिति में आ होना है। राजा जमा अनुचर, राजा अनुचर। सभा जमार्थ, सभार्थ। दया जमा आनंद, दयानंद। अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अब ई के उदाहरणों को हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ई वाला भी देख लीजिए एक बार। दोनों तरफ अगर छोटी ई है तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई। इधर है छोटी ई है और इधर क्या है, बड़ी ई, तो भी बड़ी ई ही होगा। इधर क्या है, बड़ी ई, और इधर भी छोटी ई है, तो भी बड़ी ई है। अगर दोनों तरफ भी बड़ी ई है तो भी बड़ी ई ही होगी। जैसे हम यहाँ पे कवि जमा इंद्र, दोनों तरफ क्या है, छोटी ई है, बड़ी ई हो गई। मुनि जमा ईश्वर, इधर छोटी ई है, इधर बड़ी ई है, तो क्या हो गया, मुनीश्वर, बड़ी ई हो गई। ऐसे कपी जमा ईस है, छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बना, कपीस। ऐसे मुनि जमा ईस है, छोटी ई और बड़ी, मुनीस। ऐसे अब हम देखो इधर बड़ी है, इधर छोटी है, तो क्या बना, तो भी बड़ी ई बना, सुधींद्र। श्री जमा ईस, श्रीस। यानी बड़ी ई ही होनी है। जब संयुक्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगी, बड़ी ई। जैसे वहाँ बड़ा आ हो रहा था, यहाँ बड़ी ई होगी। ऐसे अब हम चलते हैं ऊ की तरफ। अब ऊ में भी सेम यही है। यदि छोटा ऊ और छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ होगा, दोनों तरफ दीर्घ ऊ हो तो भी दीर्घ ऊ ही होगा। जैसे गुरु जमा उपदेश है, गुरु। हाँ, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, जो ऊ की मात्रा है रे में क्या लगती है, उसके पेट में मतलब लगती वैसे लगती है पीछे। और दूसरी बात, जैसे ये तो क्या है, जब घुंडी लगती है मात्रा में तो ये बड़ा ऊ है, जब घुंडी नहीं लगती ऐसा होता है तो ये छोटा ऊ होता है। ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये क्या है, बड़े ऊ की मात्रा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे सु जमा उक्ति, सूक्ति। विधु जमा उदय, विधुदय। ऐसे सिंधु जमा उर्मी, सिंधूर्मी। लघु जमा उर्मी, लघुर्मी। वधु जमा उक्ति, वधुक्ति। यहाँ पे बड़ा ऊ छोटा ऊ आ रहा है। तो अब दोनों तरफ बड़ा ऊ करके देखते हैं। वधु जमा उर्मी, वधूर्मी। तो इस तरह आपको ऐसे ही री का उदाहरण चलता है। तो धात्री जमा ऋणम, तो दातृणम। हाँ, री का भी आप समझ लीजिए, ये छोटी री होती है इस तरह, और ये बड़ी री होती है। जब इस तरह दो बार इसको गुंडी बना देते हैं तो बड़ी री हो जाती है, और संधि युक्त पद में बड़ी ही री आएगी। अब हम चलते हैं गुण संधि की ओर। यदि ए आ के बाद ई या बड़ी आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए। इसको हम संक्षेप में यहाँ पे समझ लेते हैं। यानी पूर्व पद के अंत में ए अथवा आ आना चाहिए। किसमें, पूर्व पद के अंत में। और उधर उत्तर पद में क्या हो,
उत्तर पद के हम कहेंगे पूर्व में। देखो यहाँ पे ए आ होना चाहिए और इधर क्या हो, ई या बड़ी ई आए। क्या है, बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, उसको ए हो जाएगा। इधर ए या आ आए और इधर छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अभी दो उदाहरण और हैं, इनको समझाने के लिए मैं इसको करता हूँ। फिर हम देखते हैं इधर क्या है, छोटा ए अथवा बड़ा आए और इधर क्या है, री या बड़ी री आए। पब्लिक का मतलब होता है दूसरा रूप आए तो उसको क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ऐसे ही वही ए अथवा आ आए पूर्व पद के अंत में, उत्तर पद के पूर्व में री या री आए तो उसको क्या हो जाएगा, अल हो जाता है। री आने पर क्या हो जाएगा, अल हो जाता है। पहले इसका बड़ा रूप भी चलता था री का, अब लेकिन एक ही होता है और अब भी वो भी बहुत कम उदाहरण होते हैं, तो इसलिए हमें इन तीन को विशेष रूप से समझना है। तो जैसे हम देखते हैं देव जमा इंद्र, देव में क्या है, ए है और उत्तर पद के पूर्व में क्या है, ई, तो ए और ई को क्या हो गया, ए, तो ब में एक ही मात्रा जुड़ गई और क्या बन गया, देवेंद्र। ऐसे धर्म जमा इंद्र का धर्मेंद्र, उप जमा इंद्र का उपेंद्र, और ऐसे सुर जमा ईस का सुरेश, नर जमा ईस का नरेश, देव जमा ईस का देवेश, महा जमा इंद्र का महेंद्र। यहाँ पे क्या देखा हमने, यहाँ पे आ और इधर ई तो ए हो गया। ऐसे महा ईस का महेश और महा ईश्वर का महेश्वर हो गया। अब हम ओ का उदाहरण देखते हैं। पूर्व पद के अंत में क्या हो, ए अथवा आ वही हो, इधर उत्तर पद के पूर्व में ऊ या बड़ा ऊ हो। तो सूर्य में क्या है, ए है, उदय का छोटा ऊ और ए ऊ मिलके क्या हो गया, ओ हो गया। क्या हो गया, ओ, और क्या हो गया, सूर्योदय। ऐसे चंद्र जमा उदय का चंद्रोदय, पुरुष जमा उत्तम का पुरुषोत्तम, महा जमा उदय का महोदय, गंगा जमा उदगम का गंगोदगम, तब जमा उर्मी का तबोर्मी, यमुना जमा उर्मी का यमुनोर्मी, गंगा जमा उर्मी का गंगोर्मी। ऐसे ही अर का उदाहरण देख लेते हैं। हमने कहा था ना पूर्व पद के अंत में ए अथवा आए और उत्तर पद के पूर्व में क्या आए, री या बड़ी री आए तो क्या हो जाएगा, उसको अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर। ये चीज हमें यहाँ समझनी है। जैसे देव जमा ऋषि, देव का ए और ऋषि का री तो क्या हो जाएगा, अर। अर हुआ तो देव, और री तो हट ही गया और री को क्या करा, अर। अब वह हलंत युक्त है लेकिन अर का ए मिल गया तो ए पूरा हो गया और रे ऊपर चला गया। इस तरह देव ऋषि शब्द बना। ऐसे ही हम देखते हैं महाजमा ऋषि महर्षि बना। अब अल का उदाहरण देखते हैं। अ जमा री अल, तब जमा लकार तब अलकार। आ जमा री तो इसका क्या बनेगा, वही अल बनेगा, मा लिकार। अब हम चलते हैं अपनी वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि संधि, ये कौन सी संधि कर रहे हैं, वृद्धि संधि। इसको भी एक बार समझ लेते हैं पहले। इधर पूर्व पद के अंत में ए हो अथवा आ हो और उत्तर पद के पूर्व में ए अथवा आई हो तो आई हो जाएगा। इधर ए अथवा आ हो और इधर क्या हो, ऊ, सॉरी ओ अथवा औ हो। क्या हो, ओ अथवा औ तो औ यानी वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसलिए ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो ये सूत्र समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर देती हूँ। पूर्व पद के अंत में ए अथवा आ हो और उत्तर पद के पूर्व में ए या आई हो तो आई होगा, और ऐसे ही पूर्व पद के अंत में ए या आ हो, उत्तर पद के पूर्व में ओ अथवा औ हो तो औ होगा। अब उसके उदाहरणों द्वारा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा अध जमा एव, अध का क्या है, ए, एव का क्या है, ए, तो दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, आई। तो अध है और इस पर आई आधा ही होगा, लेकिन आई जैसे ही स्वर मिल गया तो क्या हो जाएगा, ये जो हलंत युक्त था वो हट जाएगा और एक ही मात्रा क्या हो जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। इस तरह अध एव बन जाएगा। ऐसे ही तब जमा एव तब एव, मम जमा एव ममेव, सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव।
ऐसे ही एक और उदाहरण करके समझा के मतलब आपको बताती हूँ मैं। तब जमा ऐश्वर्यम, तब जमा ऐश्वर्य, यहाँ पे तब में क्या है, ए, तब में क्या है, ए, तब में ए और ऐश्वर्यम का आई, तो वहाँ पे क्या होगा, आई ही होगा। तो यहाँ पे तब, क्योंकि हमने इसमें से क्या हटा दिया, ए हटा दिया, तो बे कैसे आ गया, अपने मूल रूप में आ गया। लेकिन हम ऐश्वर्यम और इसके दोनों की जगह क्या कर रहे हैं, आई कर रहे हैं। तो लेकिन जब आई कर रहे हैं तो इस पर दो मात्रा आ जाएंगी और इसको जो बे पे हमने हलंत लगाया था इसको हटा देंगे है। और इस तरह फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऐश्वर्यम। तो क्या बन गया हमारा, तब ऐश्वर्यम। आपको समझ में आ रहा होगा और आप उदाहरणों से समझ सकते हो। और इस वीडियो को पॉज करके भी एक दो बार उसको समझने का प्रयास करिए और अच्छे से समझ। ऐसे महाजमा ऐश्वर्यम महेश्वरम, ऐसे मम जमा औषधि, म और ओ की जगह क्या हो गया, एम में ए और तो औ हो गया, तो मम औषधि। तब जमा औषधि, तब औषधि। जन जमा औघ, जन औघ। एक बार ये भी उदाहरण समझा देती हूँ मैं। जन में जैसे क्या है, ए, ओघ में ओ, और दोनों को क्या हो जाएगा मिलकर, आओ। तो जैसे हमने जन में से क्या हटा दिया था, ए हटा दिया था, तो ए हटा दिया तो न ऐसे मूल रूप में आ गया। लेकिन यहाँ पे हम दोनों के स्थान पे ओघ और ए के स्थान पे क्या कर रहे हैं, औ। तो औ जब कर देंगे तो ये जो यह हलंत है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा है। और क्या हो जाएगा फिर, जनौघ बन जाएगा इस तरह। ऐसे ही महजम औदार्यम महोदार्यम, जन जमा औदार्यम जनौदार्यम, तब जमा औदार्यम तब औदार्यम। अब हम आते हैं अपने यण संधि की तरफ। यण संधि में का सूत्र होता है इको यणची, यानी इक के स्थान पर यण हो जाता है। मैंने यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं, ई उ रील री इक में आता है और यह व र ल इस यण में आते हैं। इसको समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे ई को क्या हो जाता है, य, कैसे, हलंत वाला। ऊ को क्या होता है, व, री को र, और री को ले हो जाता है यण संधि में। ये विशेष बात ध्यान रखने की हो गया। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। यदि जमा अपि है तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि जमा अपि। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि में से ई, पूर्व पद के अंत में क्या है, ई है, तो इसलिए हमने ये जान लिया कि ये यण संधि का उदाहरण है। ई को हम क्या कर रहे हैं, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अपी को में कोई परिवर्तन नहीं होना है, अपी को जैसा है वैसे ही लिख देंगे। तो अब दे कैसा है, आधा है और इसलिए दे ऐसे लिखा। और ये भी आधा है तो ये इस तरह इसमें आ गया, ये भी आधा ही है। लेकिन अपी का ए मिल गया तो ये पूरा हो गया। और पी, यद्यपि। समझ में आया, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि में ई हटा दिया हमने, क्योंकि ई के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, तो द यानी जो व्यंजन है अपने मूल रूप में आ गया स्वर हटते ही। जब स्वर हट गया तो द क्या हो गया, हलंत युक्त हो गया और अपी। अब द को हम ये, ई को यह कर रहे हैं तो द तो आधा ही रह गया, लेकिन यह भी तो आधा ही है, हलंत युक्त है। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। लेकिन अपी का ए मिलते ही वो पूरा हो गया और पी की जो मात्रा थी वैसी आ गई। एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे प्रति जमा एकम, ये दूसरा वाला उदाहरण हम देखते हैं। प्रति में क्या है, ई की मात्रा है, जमा एकम। अब हमने इसमें से तय में से ई की मात्रा हटा दी, यानी स्वर हटा दिया, तो व्यंजन अपने मूल रूप में आ गया। ई को हम क्या कर रहे हैं, यह एकम जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब तय हमारा आधा है, यह भी हमारा आधा है, लेकिन एकम का ए मिल गया तो ए की मात्रा ऊपर चली गई और कम, प्रति एकम इस तरह बना। ऐसे इति जमा आदि, देवी जमार्पण देव्य अर्पणम, सखी जमागम सख्यागम। अब हम एक बै का उदाहरण भी समझ लेते हैं। सुजमा आगतम। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऊ को बे कर रहे हैं। तो ऊ को बे कर रहे हैं, स्वर हटा दिया हमने, क्या कर दिया, स्वर हटा दिया तो से अपने मूल रूप में आ गया। ऊ को हम बे कर रहे हैं, आगतम का आगतम ही रहेगा। तो इस तरह अब से आधा है, लेकिन ऊ की जगह हमने क्या कर दिया, तो बे आ गया। अब वह भी आधा ही है, लेकिन आगतम का आ स्वर मिल गया तो ये पूरा हो गया और स्वागतम इस तरह बना। ऐसे ही
मधु जमारी, ऊ को भी बै हो गया, मधुभरी बना। ऐसे वधु जमा आगमनम, वधवा आगमनम। अब हम देखते हैं पितृ जमा आज्ञा का उदाहरण समझ लेते हैं एक बार। पितृ जमा आज्ञा, मुझे लग रहा है आपको काफी समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे पितृ है, इसमें से हमने री हटा दिया, स्वर हटा दिया तो तय अपने मूल रूप में आ गया। री को क्या कर रहे हैं हम, रे कर रहे हैं। री को क्या कर रहे हैं, रे। और आज्ञा तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हमने री को रे कर दिया, तय तो कैसे रहा, आधा ही है, और रे भी आधा ही है, तो तय और रे को मिलके क्या बनता है, त्रय। और इसमें आज्ञा का आ स्वर मिल गया तो वो पूरा हो गया, और गया, और क्या बन गया, पितृज्ञा। आपको समझ में आओगा। ऐसे री जमा आकृति, री, री को क्या कर देते हैं हम, ले कैसे हो जाएगा, हलंत युक्त। लेकिन जब आ मिल गया, स्वर मिल गया, तो ये हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा इस तरह, और क्या बन जाएगा हमारा, लाकृति। आपको यण संबंधी समझ में आ गई होगी। फिर भी हम कुछ और उदाहरण कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। यदि जमापि का यद्यपि, इति जमा उवाच का इति उवाच, इति जमा आदि का इत्यादि, प्रति जमा एकम का प्रत्येकम, नदी जमा उद्गम स्थल का नदी उद्गम स्थलम, देवी उवाच का देवी उवाच, जननी जमा स्थ जनन्यस्ति, सती जमा ऐसा का सत्यसा। गुरु जमा आदेश, यहाँ पर ऊ को वे कर रहे हैं तो गुरुवादेश, रे ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसमें से ऊ हट गया तो रे आधा रह गया तो गुरुवादेश। अनुजमाव्य, अन्वय बना। गुरु जमाकृति, गुरुवाकृति। सुजमाल्पम, स्वाल्पम बना। ऐसे ही वधु जमा आगमन का वधवा आगमनम, वधु जमा आदेश है, वधवादेश है। भातृ जमा आदेश है, भात्रादेश है। पितृ जमा आज्ञा, पितृज्ञा। ये हमारी हो गई यण संधि। अब हम आते हैं अयादि संधि के। और अयादि संधि का सूत्र एक बार हम यहाँ समझ लेते हैं। इसका सूत्र है एचो अय वा याव। इस सूत्र से आपको संधि जल्दी याद हो जाएगी यदि आपको याद हो जाता है, नहीं तो सामान्य हिंदी के लिए जैसे हम पढ़ते वैसे तो फिर पढ़ना ही है। एच का मतलब होता है ए, ओ, आई और औ। अब ये देखिए अय, मैं यहाँ पे दूसरे रंग का प्रयोग करती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या है, अय, तो ए को क्या हो जाएगा, अय। किसको, ए को। ओ को, अब इसमें क्या हो रहा है, अय में से ए स्वर है और ब, अब इसको क्या हो जाएगा, ओ को अब। फिर यहाँ पे बे का में क्या है, आ की मात्रा और ये आय। आई को क्या हो जाएगा, आय। ऐसे ही फिर या में किसकी मात्रा है, आ की, तो यहाँ पे आब, औ को क्या हो जाएगा, आब। यानी इसमें क्या होता है, ए के स्थान पर आय हो जाता है, कहीं ए लग रहा है, यानी पूर्व पद के अंत में यदि ए है तो उसको आय हो जाएगा, ओ है तो अब, आई है तो आय, औ है तो आब। यानी आपको ये सूत्र याद करना है, एचो अय बाय आब। या आप अगर सूत्र याद नहीं होता है तो आप ऐसे याद कर लीजिए, यदि पूर्व पद के अंत में ए है तो उसको आय हो जाएगा, ओ है तो अब होगा, और आई है तो आय, और औ है तो आब। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके उदाहरणों की ओर। अब जैसे मैं एक उदाहरण समझाती हूँ आपको। ने जमा अनम, हमारे पास क्या लेकर आए, ने जमा अनम। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, पूर्व पद के अंत में क्या है, ए है। जब हमने स्वर हटा लिया तो ने अपने मूल रूप में आ गया। हम ए के स्थान पे क्या कर रहे हैं, आय, और अनम जैसा है हमारा वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब न तो हमारा मूल रूप में ही है, लेकिन जब आय मिल गया, क्योंकि ए को तो कोई मतलब ही नहीं रहा, एक स्थान पर हमने क्या कर दिया, आय कर दिया। अब न व्यंजन ने तो ए मिल गया तो न पूरा हो गया। ऐसे ही ए भी हलंत युक्त है, लेकिन अनम का ए मिल गया तो यह भी पूरा हो गया, और इस तरह नय नम बना। आपको समझ में आ गया। एक और उदाहरण मैं करके दिखाती हूँ आई का। जैसे गई जमा अनम, क्या है, गई जमा अनम। अब यहाँ पे क्या है, आई है, आई को क्या करेंगे हम, आय। आई को आय करेंगे जब स्वर हट गया, गई में से ग रह गया, और आई है, यहाँ पे क्या है, आई, और आई को क्या करते हैं हम, आय। और अनम तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है हमें। अब गए तो क्या है, अपने मूल रूप में
क्योंकि स्वर हट गया है इसमें तो हलंत युक्त है। लेकिन आय का आ मिल गया तो ये पूरा हो गया, ये भी हलंत युक्त है। लेकिन अनम का ए मिल गया तो ये भी पूरा हो गया। और फिर न मैं लिख दिया जैसा है वैसे ही, तो गायनम बना। ऐसे ही से जमायनम सैनम, नई जमा अक नायक, गई जमा अक गायक है। अब ओ वाले उदाहरण, ओ और औ के उदाहरण भी समझ लेते हैं। जैसे भो जमा अनम है, भो में क्या है, ओ है। जब हमने स्वर हटा दिया तो भाई अपने मूल रैप में आ गया। ओ को हम क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। ओ को हम क्या कर रहे हैं, अब। अनम जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करना। अब भय अपने व्यंजन रूप यानी मूल रूप में आ गया, स्वर हट गया तो मूल रूप में आ गया। अब लेकिन अब हमने ए का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ओ का, क्योंकि ओ के स्थान पे हमने अब कर दिया। अब का ए इसमें जुड़ गया भय में, तो इसका जो हलंत था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, भ। ऐसे ही अब बै भी हलंत युक्त है, लेकिन अनम का ए मिल गया तो बै भी पूरा हो गया। और न मैं तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे, और इस तरह क्या बन गया, भ बोना। अब हम एक पहले इनको पढ़ लेते हैं। ऐसे पो अनम का पवन बना, भोवती का भवती, पो इत्रम का पवित्रम। आप एक बार ऐसे जैसे मैं बता रही हूँ तरीके से ऐसे करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम औ के उदाहरण वाले देख लेते हैं। नौ जमा इक है, औ है, क्या दे रखा है, पहले यहाँ पे मैं नौ लिखती हूँ और इक, आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैं एक एक उदाहरण ही समझाऊंगी कि बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मेरा विश्वास है। नौ जमा एक, औ है। यहाँ पे न में से हमने स्वर हटा दिया और औ को हम क्या करेंगे, आब। और एक जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हमने न तो अपने मूल रूप, क्योंकि स्वर हट गया तो न मूल रूप में आ गया, यानी व्यंजन युक्त है, वो तो हलंत युक्त है। अब लेकिन आब का, औ को तो हम हटा ही देंगे, अब कोई मतलब नहीं रहा होगा, क्योंकि औ के स्थान पे हमने आब कर दिया, उसके स्थान पर हम दूसरे को ले आए। तो यानी ये आपस में क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। ये यदि आब आएगा तो औ नहीं रहेगा, औ है तो आब नहीं रहेगा, है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब आब आ गया, आब में आ है तो ना में मिल गया और न पूरा हो गया तो ना बन गया। अब बै भी हलंत युक्त है, लेकिन एक का ई मिल गया तो बै में ई की मात्रा लग गई और ये हलंत हट जाएगा। फिर क, तो नाविका, इस तरह बना। ऐसे ही बहुजनम का पावनम, बहुजमा उक से भावुक, बहुजमा अक से पावक। यहाँ सब में औ की जगह क्या हो रहा है, आय हो रहा है। अब हम आते हैं पूर्व रूप संधि की ओर। इसका सूत्र है एंग पदांत दति। एंग का मतलब क्या होता है, ए और ओ। यदि पद के अंत में, किसके पद के, पूर्व पद के अंत में, हम पूर्व पद की बात कर रहे हैं। यदि पद के अंत में ए या ओ में से कोई आए, किस में से, ए या ओ में से, तो और उत्तर पद के पूर्व में ए आए, क्या है, ए, तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अभिग्रह चिन्ह। जो आंग्ल भाषा में एस होता है, इसको संस्कृत में अभिग्रह चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह पूर्व रूप संधि, जैसे हरे अत्र, ए आया पूर्व पद के अंत में, और यहाँ पे उत्तर पद के पूर्व में क्या है, ए। ये दोनों चीज होना जरूरी है, ए और ए। तो ए को तो ए ही रहा, लेकिन ए को अभिग्रह चिन्ह हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ओ, यहाँ दो शर्तें, जैसे हमने पहले ही कहा था ए और ओ। तो यहाँ पे विष्णु अत्र, ओ आया, ओ को ओ ही रहा, अत्र को ए। ऐसे अरण्य अगच्छत, अरण्य अगच्छ, धर्म अस्मिन्, धर्म अस्मिन्, सो अहम, सोहम, बालो अस्ति, तो बालो अस्ति। इस तरह हमें ये ध्यान रखना है। बस इतनी ही बात है इसमें। पूर्व पद के अंत में ए और ओ होना चाहिए, उत्तर पद के अंत में ए। तो इस तरह वो किसका उदाहरण है, पूर्व रूप संधि का। हम संधि युक्त शब्द से इस तरह समझ सकते हैं, यदि यहाँ पे पूर्व पद के अंत में, मतलब इसमें जहाँ अभिग्रह चिन्ह आ रहा है, वैसे विसर्ग संधि में भी इस तरह अभिग्रह चिन्ह देखने को मिलेगा कई जगह, लेकिन उसमें और इसमें यही अंतर है कि यहाँ पे क्या है, ये जो अभिग्रह चिन्ह है, यहाँ इससे पहले ए या ओ की मात्रा होगी। अब हम आते हैं पररूप संधि की ओर। पररूप संधि क्या होता है, यानी यहाँ पे पहले पद के पूर्व पद क्या होगा, कोई उपसर्ग होगा। पूर्व पद क्या होगा, कोई उपसर्ग होगा, पूर्व पद उपसर्ग होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें। और उत्तर पद के अंत में ए या ओ आएगा। जैसे उसमें पर पूर्व रूप में क्या हो रहा था, पूर्व पद के अंत में ए और ओ आ रहा था, यहाँ उत्तर पद के पूर्व में आएगा ए और ओ। तो जो उपसर्ग वाला शब्द है वो, उसमें वो ए और ओ की मात्रा लग जाएगी। जैसे प्रे जमा एष्यति, यहाँ पे क्या हो गया, प्रेष्यति।
अब जमा ओस्ती, तो क्या हो गया, अवोस्ती। इस तरह ये हमारे पर रूप संधि के उदाहरण हुए। अब हम देखते हैं प्रकृति भाव संधि। वैसे इतनी ये प्रयुक्त नहीं होती है, फिर भी समझ लेना आवश्यक है। इसका अर्थ होता है संधि का निषेध करना। जहाँ दीर्घ और यण संधि के नियमानुसार संधि होती है, यदि वहाँ पर द्विवचन आ जाता है तो वहाँ पर संधि नहीं होगी, यानी प्रकृति भाव होगा, यानी जैसा शब्द है वैसा ही रहेगा। अब जैसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझ सकते हैं। जैसे साधु जमा आगच्छताम, यहाँ पे क्या है, ऊ है, बड़ा ऊ। अब जब हम शब्द रूप लिखते हैं साधु के, तो साधु प्रथमा विभक्ति एक वचन में इस तरह होता है, और प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है। जहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आ गई, यानी दीर्घ रूप आ गया, वहाँ पर संधि नहीं होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये जैसे समझा रखा है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा आई, ये जहाँ पे आएंगे वहाँ संधि नहीं होगी। तो और जैसे और एक दो और उदाहरण हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, गिरी जमा एतौ। अब यहाँ पे क्या है, गिरी में बड़ी की मात्रा आ रही है, यानी द्विवचन है, तो इसको कोई ऐसे ही गिरी एतौ ही लिखेंगे, कोई संधि नहीं होगी यहाँ पे, मतलब संधि क्या होगी नहीं। ये प्रकृति भाव संधि कह सकते हैं इसमें। आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ अभ्यास हम करते हैं संधियों के, जैसे आपको, जैसे रविंद्र है, इसमें आपको पेपर में किस तरह आएगा वो भी समझना जरूरी है। रविंद्र, इसमें 4 आपको विकल्प दिए होंगे, सही विकल्प उत्तर रविंद्र, रवि जमा इंद्र, इसका उत्तर है हमारा क, यहाँ पे क। तो रवि में छोटी की मात्रा है और इंद्र में भी छोटी के, ई की मात्रा मिलके क्या हो गई, बड़ी ई हो गई। छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या हो जाती है, बड़ी ई, और इस तरह रविंद्रम, रविंद्र बना। ऐसे चंद्रोदय, चंद्र जमा उदय, क्या, चंद्र जमा उदय, ए और उ, ये गुण संधि का उदाहरण है, और इसको ओ हो गया। परम ओजस्वी, परम जमा ओजस्वी, यहाँ पे क्या है, ए और ओ, ए और ओ को क्या हो गया, औ, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका है, वृद्धि, और इसको क्या हो गया, औ। तो परम ओजस्वी। प्रति एकम, तो इसको देख लेते हैं, प्रति जमा एकम, कै वाला ही उत्तर है इसका, प्रति जमा एकम। यहाँ पे क्या है, ई और ए, ई को प्रति में क्या है, ई को यह हुआ है, और इस तरह क्या हो गया, प्रति एकम बना। गुरु आदेश, गुरु जमा आदेश, यहाँ पे ऊ को वह हुआ, ये भी यण कही है, और इस तरह गुरु आदेश बना। तो इसका उदाहरण क्या है, गुरु आदेश। ऐसे ही और भी हैं, रेखांकित पदानाम संधिकृत व लिखित है, आपको पेपर में इस तरह भी पूछा जा सकता है, तो आपको आना चाहिए। कऊ जमा अपी, अब यहाँ पे औ है, क्या है, मैं यहाँ पे उसको करके बताती हूँ। औ है, और औ को हम क्या करते हैं, आव। ये किसका उदाहरण है, अयादि संधि का। जब हम औ को आव करते हैं तो क्या कैसे रह गया, अपने इस मूल रूप में आ गया, और आव का, और लेकिन अपी जैसा है वैसे ही रहेगा। अपी को तो हमें छेड़ना ही नहीं है, ये तो औ को हमने आव कर दिया, और कै अपने मूल रूप में आ गया। लेकिन जब हम संधि, जब आव को, तो ये जो हलंत है ये हट जाएगा, और आव का आ इसमें जुड़ जाएगा, काब, ब में भी ए जुड़ गया, काब अपी, इस तरह इसका बन जाएगा। फिर है हमारा ने जमायनम, नयनम बनेगा इसका। इसका उदाहरण मैंने पहले भी समझाया था आपको, और इस तरह ही इसका नयनम बन जाएगा। ए को आय हो गया, क्या हो गया, ए को आय हुआ, ये अयादि संधि का उदाहरण है। राधा जमा पी, आ और आ ए मिलके आ हो गया, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। गंगा जमा उर्मी, आ और ऊ मिलके ऊ हो गया, और क्या बना, गंगोर में, क्या बनेगा, गंगोर में। इसका राधा आप भी मैं लिख देती हूँ, राधा। और बने जमा अस्मिन, इसके क्या होगा, ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, बने जमा अस्मिन, मैंने पहले भी आपको समझा दिया, वहाँ देख सकते हो। सूर्य जमास्त, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, और इसका क्या बन जाएगा, सूर्यास्त। अति जमा इव है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, और इसका क्या होगा, अति। गुरु जमा उपदेश है, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, और क्या बनेगा, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। गुंडी के साथ अगर इस तरह लिखते हैं तो बड़ा ऊ माना जाता है।
गुरु उपदेश। अब हम अन्य उदाहरण है हमारे, नर जमा उचितम, इसका क्या हो जाएगा नरोचितम। अ और उ मिलके क्या हो गया ओ। ये भी हमारा गुण संधि का उदाहरण है। सूर्य जमा उदय, ये भी गुण संधि का उदाहरण है और इसका क्या हो जाएगा सूर्योदय। धन जमा ऐषणा और इसका क्या आ जाएगा धनैषणा, ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर मम जमा एव, मम एव, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। तदा जमा एव, तदैव, ये भी वृद्धि संधि का ए और आ और ए मिलके क्या हो गया आई होगा। अति जमा अधिकम, ये हमारा यण संधि का उदाहरण है। यहाँ पे ई को क्या हो गया है ये, ई को क्या हो रहा है ये, और क्या बनेगा अत्यधिकम। अब खुद करके देखें पहले, फिर उत्तर की तरफ ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उभऊ जमा अपी, अब यहाँ पे उभऊ है औ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको, ये प्रकृति भाव संधि है, यहाँ पे कोई संधि ही नहीं होगी क्योंकि उभऊ में दो मात्रा आ रही है ना, जैसे राम रामऊ है ऐसे, तो यहाँ पे कोई संधि नहीं होगी, इसको इसी तरह लिख देंगे उभऊ अपी। चे जमा अयनम, चेनम हो जाएगा, ये अयादि संधि का उदाहरण है। ए को क्या हो गया अय हो गया, क्या हो गया ए को अय हुआ इस तरह। फिर पऊ जमा अक और इसका क्या हो जाएगा पावक, क्या हो जाएगा पऊ जमा अक का पावक। ने जमाती का नयति, ए को क्या हो गया, एक बार समझ लीजिए, ए को क्या हुआ अय हुआ और क्या बना नयति। फिर है प्रभो जमा अत्र, अब यहाँ पे जैसे प्रभो अत्र दे रखा है, ये भी पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। ओ की मात्रा ओ रहेगी और अ को अविग्रह चिन्ह हो जाएगा और इस तरह प्रभो अत्र बना। फिर गिरी जमा ये, तो ये प्रकृति भाव संधि का उदाहरण है, इसको इसी तरह लिख देंगे क्योंकि गिरी में द्वितीय द्विवचन है तो गिरी ये तो ही रहेगा। फिर हरि अत्र, ये भी प्रकृति भाव का ही उदाहरण है तो हरि अत्र ही लिखा जाएगा। अब हम करते हैं संधि विच्छेदम, यहाँ पे संधियों को मिला रखा है और हमें क्या करना है सर्वे जमा अपि, ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, इसको इस तरह लिखा जाएगा सर्वे जमा अपि। फिर है पीतांबर, पीत जमा अंबर, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर सत्यार्थ, सत्य जमा अर्थ, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, ए मिलके आ हो गया है। ऐसे पितृऋणम, पितृ जमा ऋणम, ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है, री री मिलके दीर्घ री हो गया है। और लंकेश, ये भी दीर्घ संधि का गुण संधि का है, लंका जमा ईश, आ और ई मिलके ए हो गया है, लंकेश हो गया। वसंत उत्सव, वसंत जमा उत्सव, यहाँ पे ए और ऊ मिलके क्या हो गया ओ हो गया है, तो ए और ऊ मिलके ओ हुआ, गुण संधि का उदाहरण। यथोचितम, तो यथा जमा उचितम, ये भी गुण का ही उदाहरण है, यथा जमा उचितम। फिर परम औषधम, तो परम जमा औषध, क्या होगा उदाहरण इसका संधि विच्छेद परम जमा औषध, यहाँ पे अ और औ मिलके क्या हो गया औ हो गया है। ऐसे ही अधरोष्ट, तो अधरोष्ट का क्या हो जाएगा अधर जमा ओष्ठ, ये ए के बाद औ आया है और औ को वृद्धि संधि का उदाहरण है ये। प्रत्येकम सॉरी जीवैषणा हो गया, तो जीव जमा ऐषणा, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है जीवैषणा। अब हम चलते हैं प्रत्येकम का, प्रति जमा एकम, ये यण संधि का उदाहरण है, ई को यह हो गया है, क्या हो गया ई को यह इस तरह। स्वागतम, सुजमा आगतम, सुजमा आगतम, यहाँ पर ऊ को व हो गया है, क्या हो गया है ऊ को व। फिर गुरुवादेश, गुरु जमा आदेश, क्या गुरु जमा आदेश, यहाँ पे ऊ को व हो गया है और व फिर
रे जो आधा रह गया तो इसलिए वो ऊपर चला गया। पर्यावरण, परि जमा आवरण, क्या, परि जमा आवरण। इसमें क्या है, री में ई है, ई को क्या हो गया, ई को यह हो गया, यह हुआ तो रे आधा रह गया, अपने मूल रूप में आ गया। तो मूल रूप में आ गया तो ये, और इस तरह रे आधा रहा लेकिन ऊपर चला जाएगा और यह में आ मिल जाएगा और इस तरह पर्यावरणम बनता है। आपको ये स्वर संधि का पसंद आई होगी सारे उदाहरणों के साथ। आगे मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। और आपको ये संधियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मुझे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके मुझे प्रेरित और प्रोत्साहित करें, मुझे भी अच्छा लगेगा, जिससे मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। आप सबके लिए मेरा धन्यवाद।